नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले सियासत गर्मा रही है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी एकता का आह्वान किया और सीधा कांग्रेस को संदेश भेजा है। इस पर कांग्रेस का जवाब तो आ गया है, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा और पहले बिहार संभालने का सुझाव दिया। सीपीआई एमएल के मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता से ये उम्मीद जताई। बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली आकर पहले ही विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल चुके हैं। जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। दरअसल कांग्रेस को एहसास है कि उसके बिना कोई प्रभावी गठबंधन संभव नहीं है, लेकिन ऐसा गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस का भी अपना नुकसान होगा। 24 फरवरी से रायपुर में शुरू हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में चर्चा का एक अहम मुद्दा ये भी हो सकता है। इस तरह के निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है इस देश का, वो प्रक्रिया पर चलता है। किसी व्यक्ति विशेष मैं कुछ आकर इसमें बोल दूं ये अच्छा नहीं लगता। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जो निर्णय लिया जाएगा वो राष्ट्र हित में होगा। वहीं बीजेपी ने नीतीश के बयान पर तंज कसा है। नीतीश कुमार एकता कहाँ चाहते हैं? नीतीश कुमार तो अपने चाहते हैं कि कोई उनका नाम ले ले कि विपक्ष के नेता होंगे। केसीआर आया था ना पटना में, ये सोच रहे थे कि केसीआर उनका नाम लेगा, केसीआर सोच रहा था नीतीश कुमार मेरा नाम लेंगे। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव होने में 1 साल बचे हैं, पर बीजेपी ने जिस तरह से अभी से अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, उससे लगता है अगर जल्दी विपक्षी एकता की बात जमीन पर नहीं उतरी तो इसका फायदा अंततः बीजेपी को मिलना तय है। बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना जरूरी है। फिलहाल ये एहसास सबको है। बहस बस यही है कि इस गठबंधन में कांग्रेस को शामिल रखा जाए या फिर उसे बाहर रखा जाए। इस बहस का एक सिरा यह भी जुड़ता है कि विपक्षी गठबंधन का नेता कौन होगा, लेकिन इस सवाल को विपक्ष छोड़कर आगे बढ़े तो फिलहाल ये उसके लिए फायदेमंद होगा। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार नीतीश कुमार से अलग हो गए। पटना में अपने समर्थकों की बैठक के बाद कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का ऐलान किया। अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। और झांक रहे हैं इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो अगल बगल लोग इनके हैं वैसे लोग नहीं आ पाए या नहीं लाए गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं। वो निजी स्वार्थ में लोग काम कर रहे हैं। भागते भूत की लगोटी सही, अब बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। वही नीतीश कुमार डूब रहे हैं तो डूब जाए, कुछ भी हाथ में आ जाए, लगोटी भी हाथ में आ जाए, वैसे लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। और इसलिए आज ऐसी स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति हो गई। अब नीतीश कुमार जी जब यहां तक चले आए तो हम लोगों ने तय किया है कि इस विरासत को हम नहीं जाने देंगे, गिरवी नहीं होने देंगे, बंधक नहीं बनने देंगे। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जयपुर में बजट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरबीआई महंगाई पर काबू पाने की हर कोशिश कर रहा है। The Reserve Bank is watching the Indian economy and taking a call as and when it is required. Equally, none of us would want inflation to be completely out of control, and RBI's business it is to manage inflation and keep it well under the expected limits which are governed by an act, the FRBM Act. So I would think RBI is fairly seized of the matter. It is not necessarily synchronizing, but at the same time also watching the global
movement of capital. Because once interest goes up, somewhere capital runs that side. It's like water and its flow. It goes to the lowest end. Cash goes to the highest, where the interest rate is highest. They're all interlinked, all right. But I think RBI is looking at Indian economy a lot more for our purposes. शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के बाद चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब कोर्ट ने कल मामले को सूचीबद्ध करने के लिए कहा। वहीं ठाकरे खेमे की ओर से अब अगली चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच सोमवार सुबह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे। शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को ही बर्खास्त किए जाने की मांग की। नहीं, चुनाव आयोग बर्खास्त करके ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। उधर सोमवार सुबह एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने महाराष्ट्र विधान भवन में स्थित शिवसेना विधिमंडल के दफ्तर पर भी दावा ठोका। इन विधायकों ने दावा किया कि पार्टी की ओर से व्हिप जारी होने पर अगर कोई उसका पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होगी। निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आणि त्या निर्णय हम लोगों ने शिवसेना के कार्यालय में प्रवेश किया है। कई विधायक आए थे, हमने बातचीत की है और अब 27 तारीख से सेशन शुरू होगा। 26 को चाय का कार्यक्रम होता है, तभी बैठकर हम बात करेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम व्हिप जारी करेंगे। अगर उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम उन्हें सबक सिखाएंगे। पण तो नियमाप्रमाणे काढावा लागतो, तो आम्ही काढू। जहां शिंदे गुट शिवसेना की शाखाओं, फंड और दफ्तर पर भी दावे की तैयारी कर रहा है, वहीं उद्धव गुट इन सब को अदालत में चुनौती देने का मन बना चुका है कि चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है। बाकी प्रॉपर्टी हो या फंड हो, उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर। उद्धव ठाकरे अब इस पूरे मामले का हल सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं। उनकी सबसे पहले कोशिश है चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की। साथ ही बीएमसी चुनावों से पहले जिस तरह से अपने हाथ से पार्टी चली गई है, उसके बाद ठाकरे गुट की कोशिश जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की है और उसी को लेकर अब रणनीति भी बनाई जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की 14 जगहों पर छापेमारी हुई। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापे पड़े हैं। ईडी ने कांग्रेस के करीब 5 से ज्यादा नेताओं, करीब 7 नेताओं के ठिकानों पर दबिश दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष सुशील सानी अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव, प्रवक्ता आरपी सिंह, विनोद तिवारी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी के मुताबिक कोयला में 25 रुपए टन की उगाही हो रही थी। इस मामले में बीते साल कुछ अधिकारी कारोबारी गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार अधिकारी कारोबारी मुख्यमंत्री बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ईडी के अनुसार 2 साल में 540 करोड़ का घोटाला हुआ है। ईडी आरोपियों की 152 करोड़ संपत्ति जब्त कर चुकी है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फिर से नोटिस भेजा है। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए पहले बुलाया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने 1 हफ्ते का समय मांगा था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 1 हफ्ते का समय दिया और दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले का ये मामला है। तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों से राहत और बचाव अभियान को पूरा कर भारतीय टीम देश वापस लौट आई है। इस टीम में एनडीआरएफ के जवानों के अलावा मेडिकल दस्ता भी था। ऑपरेशन दोस्त के तहत दोनों प्रभावित देशों में पहुंची टीमों ने बेहतरीन काम किया
और कई फंसे हुए लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अभियान से लौटे टीम से मुलाकात की। उन्होंने सभी सदस्यों के साहस की तारीफ की और कहा कि दुनिया में कहीं भी परेशानी होती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। डॉग स्क्वाड को भी यहां पर याद किया गया जो वहां पर पहुंचा था। भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी है, तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तिरंगे की यही भूमिका हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी, अफगानिस्तान से भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम अपनों को सकुशल लेकर के वापस आए। हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। हमने यही कमिटमेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा। अनिश्चितता भरे उस माहौल में भारत ने एक एक नागरिक को स्वदेश लाने का बीड़ा उठाया। साथियों, ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार मिलता है। अब तो भारत की सेनाओं के साथ साथ एनडीआरएफ पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर एक साल पहले 24 फरवरी को हमला किया था और इस आक्रमण की शुरुआत को एक साल होने वाला है। इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। जो बाइडेन का ये दौरा रूस के लिए सख्त संदेश माना जा सकता है। अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। सुरक्षा कारणों से ये दौरा बेहद खुफिया रखा गया। जो बाइडेन ने दोहराया कि रूस यूक्रेन को कमजोर ना समझे और अमेरिका यूक्रेन के साथ जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक खड़ा रहेगा। That dark night, 1 year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Seems like a lot longer ago than a year, but think back to that year. Perhaps even the end of Ukraine. You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you, and the world stands with you. We have just had negotiations with the President of the United States in the vis-a-vis format, and then we had a wide discussion with the involvement of our teams. These conversations brings us closer to the victory, and we hope that this year, the 2023, will become a year of victory. This unprovoked and criminal Russia's war against Ukraine and against the whole world and democratic world has to end with liberating the whole of Ukraine's territory from Russia's occupation and the solid guarantees of the long-term security for our country as well as the Europe and the whole world. तो दिल्ली में यातायात को लेकर अहम जानकारी यह है कि बाइक टैक्सी सेवा पर अब सख्ती हो गई है। परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, परिवहन विभाग का कहना है। बाइक पर यात्रियों को ढोना दंडनीय अपराध होगा। नियम को तोड़ने पर पहली बार 5,000 का जुर्माना और दूसरी बार नियम तोड़ा तो 10,000 तक का जुर्माना, 1 साल की जेल भी हो सकती है। दूसरी बार नियम तोड़ा तो बाइक भी जब्त की जा सकती है।
ओला, उबर, रैपिडो देते हैं बाइक टैक्सी सेवा। और अब बात मौसम की। फरवरी के महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। रविवार को दर्ज किए गए तापमान ने इस महीने के 2021 के तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरना शुरू हुआ है, पर तब भी सामान्य से तापमान ज्यादा ही है। फरवरी में ही धूप की तपिश ने लोगों को छांव ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। घूमने इंडिया गेट आए हैं, पर सहारा पेड़ की छांव का है। फरवरी महीने में ही कोई घूमते घूमते पंखा झाल रहा है, तो कोई गला तर करने में जुटा है। पर इन जनाब के पास छाता नहीं, तो सैर करते करते कपड़े से ही खुद को ढक लिया। जानकार कह रहे हैं कि अभी तो मौसम की मार शुरू हुई है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां पे भी टेम्परेचर्स मिनिमम और मैक्सिमम सभी जगह ही अबव नॉर्मल चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये इवन 30, 32, इवन 33 तक टेम्परेचर्स रहने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में ही नहीं, गर्मी का असर पहाड़ी इलाकों पर भी है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे इलाकों में तापमान में आज से थोड़ी गिरावट है, पर अब भी सामान्य से ज्यादा है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में तो आमतौर पर इस मौसम में रहने वाला तापमान से 7 से 8 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। उधर मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र और गुजरात में आजकल में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी, पर फिर से 2 डिग्री तक इजाफा होगा। लेकिन फिलहाल लू चलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? छांव में बैठे हुए हैं यहाँ पे इंडिया के। धूप लग रहा था इसलिए छांव में बैठ गए हैं। थोड़ा ठंडी मौसम रहता था, अभी गर्मी हो रही है अभी, तो इसलिए छांव में बैठे हुए हैं। हाँ, इसीलिए छांव में बैठे हुए हैं। तो तय हो चुका है कि अब मौसम बदलने वाला है, जिसकी दस्तक हो चुकी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।